Welcome everyone. Today we'll see about the nephritic and nephrotic syndrome. This is very important question. This has been asked in the university exam. So you have to understand very clearly about the difference between nephritic and nephrotic syndrome. And one more question has been asked related to the nephritic and nephrotic. Edema in nephritic and edema in nephrotic syndrome. So we'll start with the nephritic syndrome. What is nephritic syndrome? So we'll see acute nephritic syndrome. It is the acute onset of hematuria, mild proteinuria, hypertension, edema and oliguria. These four things, just remember: hematuria, mild proteinuria, hypertension, edema and oliguria following an infective illness about 10 to 20 days earlier. This is the definition of nephritic syndrome. As you can see in the name nephritic, कहीं भी अगर आइटिक या आइटिस लगा हुआ है तो समझ जाइए वहाँ एक्यूट इन्फ्लामेशन है या स्वेलिंग है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या हुआ, एक्यूट ऑनसेट ऑफ आइदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या स्वेलिंग हुआ। किसमें? ग्लोमेरुलस में, किडनी में, जिसके चलते हिमेचुरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में। प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन मिक्सड विद द प्रोटीन। हाइपरटेंशन कब होगा? जब ECF बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है, BP बढ़ जाएगा, है ना। और एडिमा एंड ओलिगयूरिया मीन्स स्कैंटी यूरिन, कम यूरिन पास होना, है ना। फॉलोइंग एन इन्फेक्टिव इलनेस अबाउट 10 to 20 डेज अर्लियर, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ हो 10 से 20 दिन पहले तक, अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो तो ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है। अब देखिए इसके कॉजेटिव फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सिस्टेमिक डिजीज, ये दो कॉजेटिव फैक्टर। प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब कि द डिजीज विच अफेक्ट फर्स्ट इन द नेफ्रॉन, है ना, या किडनी में जो डिजीज अफेक्ट हुआ है उसके चलते अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक सिंड्रोम हो रहा है तो ये हुआ प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक, है ना। और दूसरा सिस्टेमिक डिजीज मतलब डिजीज में अफेक्ट to the other organ या other system and this may affect kidney also. This is called systemic disease. So first we'll see about the primary glomerulonephritis. देखिए क्या क्या कॉजेटिव फैक्टर है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ड्यू टू द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल या स्टेफाइलोकोकल के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो उसके चलते ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है एक्यूट कंडीशन में। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ तो ये नेफ्रॉन को अफेक्ट कर सकता है या उसमें इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह हो सकता है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़, अगर कोई भी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ है तो उसके चलते ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है या इम्यूनोग्लोबिन रिलेटेड नेफ्रोपैथी हो सकता है। तो ये सब डिजीज़ प्राइमरली नेफ्रॉन में, किडनी में हो सकता है, उसके पैरेन्काइमा में हो सकता है, ग्लोमेरुलस में हो सकता है, ट्यूबुलर इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल में डिजीज़ होता है, ब्लड वेसल्स में या ग्लोमेरुलस में डिजीज़ होता है, ये अफेक्ट करता है, इसके चलते ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। सेकेंड कॉजेटिव फैक्टर है सिस्टेमिक डिजीज़ मतलब द डिजीज़ विच इज़ अफेक्टिंग और प्राइमरी फोकस ऑन द एनी अदर सिस्टम and it may spread to the or it may involve to the renal also. First we'll say SLE मतलब this is the immunological disorder, it's called systemic lupus erythematosus। ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिज़ॉर्डर है ना। ये डिजीज़ होने के बाद ये ग्लोमेरुलस को भी अफेक्ट कर सकता है, किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स। वेजनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस, क्रायोग्लोबिनेमिया,
ये देखिए क्रायोग्लोबुलिनेमिया क्या है। ये क्रायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, क्रायोग्लोबुलिन, है ना। इसका पेक्युलरिटीज़ क्या है कि मौसम चेंज होने पर, जैसे ठंडा में ये जम जाता है या कोल्ड एनवायरनमेंट में ये जम जाता है। क्योंकि आप जानते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर ब्लड नहीं जमता है, प्लाज्मा नहीं जमता है, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। और इस इन्वायरमेंट में अंदर का सारा फंक्शन नॉर्मल होता है। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है, ये एबनॉर्मल प्रोटीन है क्रायोग्लोबिन, है ना। ये क्या होता है, जम जाता है, थक्का बन जाता है ना, या थिक हो जाता है ये प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। और क्या होता है, अगर मान लीजिए ये थिक हो गया तो ब्लड के सर्कुलेशन को कम कर देता है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। और आप जानते हैं कि अगर प्लाज्मा जम जाए तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा ठीक से। और किडनी में, नेफ्रॉन में, है ना, ये हेयर जैसा पतला पतला ब्लड वेसल सब नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर है, नेफ्रॉन में है ना। तो इसमें अगर प्रोटीन जम जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और फिल्ट्रेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो क्रायोग्लोबिनेमिया, ये आप समझ गए। क्रायोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि जम जाता है, कोल्ड टेम्परेचर में ये जम जाता है। बाकी अपने शरीर में जितना भी ब्लड में, प्लाज्मा में प्रोटीन से है ये नहीं जमता है, लेकिन ये क्रायोग्लोबिन एबनॉर्मल है, ये जम जाता है, जिसके चलते ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ये डिजीज़ हो सकता है, ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम डेवलप कर सकता है। तो ये सब मैंने बताया कॉजेटिव फैक्ट फॉर द नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अब आइए देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, हेमेचूरिया मीन्स ब्लड in the urine, hemoglobin in the urine. Appearance of hemoglobin may cause smoky urine. Smoky समझ रहे हैं ना, धुआं के जैसा। यूरिन का स्मेल कैसा होगा, धुआं के जैसा, स्मोकी यूरिन। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इरिथ्रोसाइट या हीमोग्लोबिन इन द यूरिन। तो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेटिव ये सिम्टम्स है, उसमें हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना, ध्यान रखिएगा, चूँकि ये इन्फेक्शन है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक मतलब मैंने बताया अभी, कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, जिसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ एक्यूट इन्फेक्शन है जिसके चलते ब्लड आ रहा है, कहाँ, यूरिन में। उसके बाद प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया कैसा होगा, माइल्ड होगा, लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर्स। क्यों, प्रोटीन यूरिया तो हो रहा है, प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, लेकिन बहुत कम, लेस देन 3 ग्राम। क्यों, क्योंकि यहाँ नेफ्रॉन ठीक है ना, ग्लोमेरुलस ठीक है, इसमें कोई डिसऑर्डर्स नहीं हुआ है, यहाँ फिल्ट्रेशन ठीक से हो रहा है, लेकिन थोड़ा इन्फ्लामेशन है जिसके चलते प्रोटीन आ रहा है। प्रोटीन भी आ रहा है तो कितना, लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैसा होगा, माइल्ड हाइपरटेंशन होगा, है ना, और ये डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन पर, ठीक है। तो माइल्ड हाइपरटेंशन। उसके बाद एडिमा, एडिमा भी कैसा होगा, माइल्ड एडिमा, है ना। एडिमा कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिटेंशन ऑफ वाटर और सीवियरिटी ऑफ डिजीज, है ना। माइल्ड एडिमा याद रखिए। ओलिगूरिया, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर इन्वॉल्वमेंट। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो ओलिगूरिया हो सकता है, ज़्यादा हो, नहीं होगा तो ओलिगूरिया नहीं होगा। तो इसमें आपने सिम्टम में क्या मेन फीचर देखा आपने, हिमेचूरिया होगा, ये ज़्यादा होगा, है ना, जिसके चलते यूरिन का स्मेल कैसा, स्मोकी यूरिन हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन यूरिया लेस देन 3 मिलीग्राम, हाइपरटेंशन नॉट कंपल्सरी, एडिमा माइल्ड, ओलिगूरिया माइल्ड। ये साइन एंड सिम्टम्स आप देखा एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अब देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, उसमें क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ मैसिव प्रोटीन यूरिया, बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है। अब मैं बताऊंगा क्यों आता है ना। हाइपो एल्बुमिनीमिया, एल्बुमिन का कम होना, हाइपो एल्बुमिनेमिया। एडिमा, मार्क्ड एडिमा इसमें, है ना। हाइपरलिपिडेमिया,
बहुत ज़्यादा लिपिड का होना, लिपिड यूरिया, यूरिन में लिपिड का आना, हाइपर कोआगुलेबिलिटी। तो आपने देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय द, इसमें प्रोटीन यूरिया होना चाहिए, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया होना चाहिए, एडिमा, हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड यूरिया एंड हाइपर कोआगुलेबिलिटी। ये सब अगर सिम्टम मिलता है तो आप बोल सकते हैं ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अब देखिए वहाँ नेफ्राइटिक था मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, यहाँ नेफ्रोटिक है ना, ओटिक है, इसका मतलब डीजेनरेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, डीजेनरेशन ऑफ द बोमेंस स्पेस, है ना, नेफ्रॉन का डीजेनरेशन हो रहा है, और डीजेनरेशन होगा तो ये सब आएगा, प्रोटीन आएगा, एल्बुमिन आएगा। अब देखिए सिम्टम क्या है, हैवी प्रोटीन यूरिया, बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में आना, है ना, उसमें लेस देन था, इसमें मोर देन 3 ग्राम पर 24 आवर, ये बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि इससे भी ज़्यादा और फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन बहुत कुछ प्रोटीन जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, मोर देन 3 ग्राम पर 24 आवर। अगर ब्लड से बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लॉस हो गया तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके चलते वाटर और सोडियम का रिटेंशन होने लगेगा। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर है यहाँ एडिमा होने का। हैवी प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन अगर लॉस हो रहा है शरीर से, बहुत ज़्यादा ब्लड के प्लाज्मा से लॉस हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, जिसके चलते सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगेगा शरीर में। और सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अगर वाटर शरीर में रिटेन होने लगे और सोडियम बढ़ जाए तो क्या होगा, एडिमा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो यहाँ एडिमा क्यों हो रहा है, आपने देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, यहाँ ग्लोमेरुलर डैमेज हो गया, यहाँ इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग नहीं है, यहाँ क्या है, डैमेज हो रहा है ना। फिल्ट्रेशन जब डैमेज हो जाए तो बहुत सारा चीज़ फिल्टर होकर के ब्लड से बाहर आ जाता है, जिस चीज़ को शरीर में रहना चाहिए वो फिल्ट्रेशन, चूँकि यहाँ फिल्टर ही डैमेज हो गया, इसलिए बहुत सारा चीज़ फिल्टर होकर शरीर से बाहर आ रहा है, जिसके चलते ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाता है और बहुत सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, ये अनदर सिम्टम है।